लफ्जों को संजोती रही, यूं लड़ियां पिरोती रही, सोचा न था बन जाएंगी अल्फाजों की रुबाइयाँ, यूं रूबरू रह जाएंगे तन्हाइयों में हम, और हम में छुपी तन्हाइयाँ। खामोशियों के हर कंवल से दोस्ताना है मेरा, अश्कों की भी रह गुजर से आना जाना है मेरा। ठोकरें तुझको लगी तो खिलखिला के हंस पड़ी, खामोशियों में मुस्कुराती तेरी ही परछाइयाँ। सोचा न था बन जाएंगी अल्फाजों की रुबाइयाँ। वाह, सोचा न था बन जाएंगी अल्फाजों की रुबाइयाँ। बहुत खूबसूरत रचना है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आप हैं डॉक्टर दीपिका सगिता ओझल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पाल कॉलेज में मैनेजमेंट और कॉमर्स में। अनुभूति ई पत्रिका में लगातार आपकी कविता के कॉलम आते हैं। अभी तक आपकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जो कि मैनेजमेंट से संबंधित हैं, और एक कविता संग्रह है। उपन्यास अभी आप लिख रही हैं, अंतरतम नाम से अभी आपका शुरुआत चल रही है। आम्रपाली कॉलेज में आपने 7 साल तक मैनेजमेंट विषय की आप एचओडी रही हैं, और गाजियाबाद में आपने पढ़ाया है, और आपकी स्कूलिंग गाजियाबाद से हुई है। तो दोस्तों, कविता संसार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आज दीपिका जी की कविताओं को हम सुनेंगे। साथ में कब कब किस किस माहौल में वो कविता करती हैं, उनके जीवन के क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं। मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा है उस दौर में जब शुरुआत थोड़ा सा हो रही थी कंप्यूटर साइंस की, मैनेजमेंट की। ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती थी, एक खास पेशों में महिलाओं को जाने की अनुमति थी। तो थोड़ा थोड़ा वो दौर भी उन्होंने देखा है। बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो अभी 40 पार की है जो हमारी औरतें हैं, लगभग मैं कहूँगी कि अर्ली 40s में आप हैं। तो उस दौर की जो स्ट्रगल है उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कविताओं के साथ में भी। तो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। आपने जैसे कहा कि मैं अर्ली 40s में हूँ, मैं क्लोजिंग 40s में हूँ मैम। मैंने 45 वर्ष पार कर लिए हैं और इस समय 46वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो अर्ली 40s ही हुआ हो, 45 है ना? तो 46 तो मुझे लगता है कि ये जो एज थी ना, इन्होंने वो दौर भी देखा है और आज के नए समय को भी देख रहे हैं जी। तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगलिंग समय था, है ना? शादी की बंदिशें की करनी है, थोड़ा डिले हुए तो फिर सारे दारोमदार हमारे ऊपर आ जाता था जी। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे कविताएं लिखना शुरू किया, क्या घर में कुछ माहौल था? मैडम, घर में थोड़ा सा माहौल था। मेरे पिताजी बहुत सामाजिक व्यक्ति रहे और उनका बहुत रुझान रहता था कविताओं की तरफ। और वाकया ऐसा हुआ कि एक बार कॉलेज में, इंटर कॉलेज हम बोलते थे, 9th स्टैंडर्ड में ज़रूरत पड़ी कहीं पार्टिसिपेट करने की। फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करें तो ड्रेस पापा जी दिला नहीं पाते थे। 6-7 लोगों की फैमिली में एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति, कैसे खर्चे निभाए जाएं। तो पापा जी से कहते हमें भी अच्छा नहीं लगता था। तो क्या किया जाए ऐसा कि हम सबकी आंखों का तारा बन जाएं, सब लोग हमें पहचानने लगे कॉलेज में। एक ललक थी बचपन से। क्या बात है। तो इस चीज के मद्देनजर हमने सोचा कि क्यों ना कविताओं में हाथ आजमाया जाए। तो ये एक आजमाइश थी जो आज कह सकते हैं जुनून बन गई है। क्या बात है जी। और साकार रूप में दिख रही है। हाँ, देखिए साकार कितना हो पाया है, नहीं हो पाया है, ये तो पाठक ही बताएंगे। जी। अपनी तरफ से प्रयासरत रहती हूँ मैं हमेशा। जी। तो फैशन का था कि कुछ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो संभव नहीं था, तो कविताएं लिखना आपने शुरू किया। जी जी, इसीलिए तो मैंने स्कूल की कविताएं, कोई पत्रिका में या फिर कभी मंचों से आप कविताएं पढ़ती थी? हाँ, मैं 9th स्टैंडर्ड से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया मैडम। और तब से लेकर ग्रेजुएशन तक हर क्लास में जब भी कभी पत्रिका निकलती थी कॉलेज की, तो हर पत्रिका में मेरा लेख या मेरी कविताएं होती थी। अच्छा, तो लेख भी आप लिखने लगी थी? जी, मैं लेख भी लिखने लगी थी। सामाजिक मुद्दों पर? सामाजिक मुद्दों पर थोड़े से संस्मरण ज्यादा मैंने लिखे हैं। जी। और कविताएं, कहानियां
और अब थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, अंतरतम के नाम से एक उपन्यास शुरू किया है जी। देखिए कहाँ तो तक सफल हो उपन्यास पाती की हूँ। थीम दिमाग में थी बहुत अरसे से, जिसको हाँ, अभी आप एक एक साकार रूप एक दे रही हैं? दो पंक्तियां हमेशा दिमाग में आती थी कि पिए हलाहल प्रेम सुरा की, ख्वाब मेरे मतवालों ने, जी भर बातें करी आज सकी अंतरतम के छालों से। वाह, तो महिलाओं के जो अंदरूनी दर्द है, जिनको मैंने अंतरतम के छाले नाम ओह, दिया है, क्या बात है। उस अंदरूनी दर्द को उकेरने की मैं कोशिश कर रही हूँ इस उपन्यास के द्वारा। और ये उपन्यास सिर्फ हमारे युग को नहीं दर्शाता है, हमसे पहले वाले युग पर भी केंद्रित फोकस्ड है। होगा और जी। आज के समय में, आज की पृष्ठभूमि में महिलाओं की जो स्थिति बदली है, जो उनकी मनस्थिति बदली है, उसको दिखाने वाले किरदार भी मैंने पिरोने की कोशिश की है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगी। जी जी जी, काफी लिखा जा चुका है इसका मतलब। नहीं, अभी शुरुआती जी। स्टेज में है। 3 कहानियां चल रही हैं जी। लगातार। अच्छा। तो तीनों कहानियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुथी हुई हैं और ओके। तीनों महिलाओं पर जी। केंद्रित हैं। तो जी। दीपिका जी, कैसे लिखना होता है, क्योंकि स्कूल भी है आपका, प्राइवेट कॉलेज में आप हैं, वहाँ भी टाइमिंग देनी होती होगी, बच्चा भी है आपका 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, फैमिली भी होती है, तो इसमें कितना मतलब कौन सा वक्त आपको सूटेबल लगता है लिखने के लिए? क्या रात को सारा काम निपटा के सोने से पहले आप लिखती हैं? मैडम देखिए, ऐसा है कि मैं मानती हूँ, मैं महिला हूँ, तो महिला होने के नाते पूरे परिवार का दारोमदार होता है काफ़ी हद तक। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मेरे अंदर का लेखक जब भी जागता है, जब भी कभी मेरे मन में विचार आते हैं, मैं 1 सेकंड लगाती हूँ। मोबाइल हमेशा मेरी पॉकेट में रहता है, ईयर प्लग्स मेरे लगे रहते हैं और मैं फटाफट वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ अच्छा। जो मन में विचार आते हैं। और जब मेरे को टाइम मिलता है, उनको फटाफट पेपर पर लिख के अच्छा। और अच्छा, तो आप पहले रिकॉर्ड सुलझा कर लेती लेती हूँ। होंगी? हाँ, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ नहीं, टेक्निक्स। जैसे कविता अगर आ रही है तो कविता तो रिकॉर्ड करेंगे, तो हाँ, गद्य भी आप मतलब? गद्य भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा। हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गिज्मोज हैं। हाँ। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए मोबाइल यूज करते हैं या वीडियो कॉल्स के लिए मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन इस मोबाइल का बहुत इंटरेस्टिंग रोल होता है जब आप बिजी हैं और आपको कुछ ऐसा काम करना है क्या बात है। कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरा रिकॉर्डर हमेशा ऑन रहता है, जब मैं खाना बना रही होती हूँ, जब मैं कपड़े धो रही होती हूँ, या जब भी मैं कोई हाउस होल्ड वर्क कर रही अच्छा, होती क्या हूँ। बात है। जो मन में आता है मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। जी। कभी कभी लोग कहते हैं अरे बौरा गई हैं, हाँ। लेकिन आई डोंट केयर। ओके, क्या बात है। थोड़ा क्रेजी होना बहुत जरूरी है बहुत जिंदगी जरूरी में। है मैडम। जुनून नहीं होगा तो आप सफलता नहीं पा जी सकते। बिल्कुल। तो मैम, कितना बदला है जीवन इन मोबाइलों ने, जो मोबाइल्स ने महिलाओं का, महिलाओं को लेखिका बनाने के उसमें, और या और तमाम चीज़ों में? सबसे पहली चीज तो मैडम मैं जो समझ पाई हूँ, या मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए इंफॉर्मेशन, जानकारियां जो हैं हर तरह की खुल गई हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हुआ करती थी जिनको सब कुछ पता है, सारी स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये नहीं पता होता था। हम बहुत सी बच्चियों को देखते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, सब जगह जाती हैं, जितना बताया जाता है उतना ही कर पाती हैं, उसके आगे नहीं कर पाती हैं। तो वो बच्चियां आज की डेट में, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों या फिर एनपीटीएल हो या फिर आपके स्वयं प्रभा आपने चैनल। बताया जी। चैनल, तो इनके द्वारा जानकारी मिल रही है। तो ओपन सोर्स जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उससे जानकारी बहुत मिल रही है। तो महिलाओं के लिए बहुत आसान हो गया है। पुराना ज़माना हुआ करता था हमारे पैदाइश से भी पहले का, जब महिलाओं को अपने नाम से लिखने की आज़ादी नहीं थी, तो वो पुरुषों के नाम से लिखा करती थी। ओह। लेकिन आज हमारे पास जितने भी ऐप्स हैं, इन ऐप्स की मदद से महिलाएं अपने खुद के चैनल्स बना रही हैं, अपनी पोएम्स अपलोड कर रही हैं ऑनलाइन मैगजीन्स पर। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी जो ये काव्य संकलन है पांखुरिया के नाम से, ये अमेजोन किंडल एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है किंडल राइटर के नाम से। उसमें मैंने ये पूरी मैगजीन जो है, अपनी पूरी काव्य संकलन खुद से डिजाइन इसमें किया लिखा है, खुद से डिजाइन किया है, सेल्फ जी। पब्लिश किया है। मुझे किसी की तो मदद कितना की जरूरत आसान नहीं है कि पड़ी। कोई पब्लिशर नहीं चाहिए वैसा, है ना, किंडल हाँ, के लिए? ये अब आज की डेट में ये आसान है, बशर्ते कि आपको डिजाइनिंग की थोड़ी जानकारी हो। जी जी जी। तो
कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, तो मेरी एमसीए डिग्री यहाँ काम आ गई। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम उस वक्त पे एमसीए मुझे लग रहा है कि कम महिलाएं किया करती होंगी। हाँ, एमसीए बहुत कम लोग किया करते थे, और इनफैक्ट क्योंकि लेडीज को खासकर जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ, तो एक टीचिंग के अलावा किसी और क्षेत्र में जाने की आज़ादी नहीं थी। जी। तो जब मैंने एमसीए अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, तो उस समय में मेरे पास इंडस्ट्रीज से ऑफर थे, लेकिन क्योंकि मेरे परिवार से परमिशन नहीं थी, तो मैंने जॉब तो करनी है, काम तो करना है, अपना पोटेंशियल तो दिखाना है, ये सोच के जो मिले उसको एंजॉय करना शुरू करना चाहिए, ये सोच के टीचिंग फील्ड सेलेक्ट किया। जी। और मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने ये करियर चुना, क्योंकि इस करियर में हर साल नए बच्चों से इंटरेक्शन होता है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में शायद मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन उनसे एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जो पॉजिटिव वेवलेंथ मुझे उनसे मिलती है, वो मेरे इस जुनून को जगाए रखने में मेरी मदद कर रही है। क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा देते नहीं हैं, ले भी रहे होते हैं साथ जी। में। तो मैम आपको देख के जो लग रहा है कि आप एक बहुत ही मानवीय किस्म की, बहुत ही सहृदयी महिला हैं, और आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, हिंदी आप लिख रही हैं, तो उसके बरक्स आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, आपने एमसीए किया, तो आपको लगता नहीं कि आपके नेचर के अपोजिट कुछ ऐसा था? ऐसा तो नहीं लगता कि? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। मुझे ना लगता है कि अगर आप रचनात्मक हैं, तो आपकी रचनात्मकता तब परिलक्षित होती है जब आप अलग अलग क्षेत्र की विद्याओं को एक साथ मिक्स कर सकें। क्या बात है। तो मुझे बहुत शौक है, जब मैं बच्चों को कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, तो कभी 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जो याद आ जाती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैना नहीं सो बात। इसको जब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो बच्चों को जरूरत नहीं होती समझने की कि एग्जैक्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैनेजमेंट में भी आप हिंदी की तमाम एग्जांपल्स ले लेती हूँ मैम, मैं ले लेती हूँ, अक्सर। और हमारे हिंदी भाषी बच्चे हैं तो आराम से उसको वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं और समझ भी पाते हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैडम रुझान बढ़ता है बच्चों का, क्योंकि अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट डोमेन बताते रहते हैं, तो बच्चा चाहे हमारे युग का हो या आज के युग का हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उनका रुझान जगाते रहना भी जरूरी होता है। उनके सामने बहुत सारे विकल्प खुले हैं दरअसल ना। हाँ, हमारे सामने उस वक्त नहीं हुआ करते थे, तो हमारे अंतिम विकल्प होता था। सही बात। तो कठिन तो है आज के बच्चों को पढ़ाना। आज के बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि हमसे ज्यादा जानते हैं वो अच्छे। जी बिल्कुल। तो एक लगातार चुनौती बनी है टीचर्स के लिए कि आपको बेस्ट देना है। तो मैम उन अनुभवों पे भी हम आएंगे। आप आम्रपाली में 7 साल तक रही हैं और अभी पाल कॉलेज में हैं, तो उन एक्सपीरियंस को भी हम जानना चाहेंगे। तो एक कविता मैं चाहती हूँ इससे पहले हम सुने हमारे तमाम लिसनर्स। जी जरूर। ये कविता मैंने अपने लिए लिखी है, सेल्फ लव के ऊपर। क्या बात है, अच्छी बात है। जी, मैं हमेशा, आप दूसरों को चाहते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे का स्नेह भी आपको मिले, खुद को चाहिए तो अपना स्नेह खुद मिलता रहेगा। तो इस एक भाव को प्रदर्शित करती है मेरी ये कविता। सखी भला क्या खोज रही हो मेरी सांझ दोपहरी में, छवि न दूजी पाओगी मेरे नैनों की देहरी में। पराशक्ति का बोध नहीं, मैं आत्मा शक्ति साधक हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं ही प्रेयसी, मैं अपनी ही उपासक हूँ। मैं कुमुदित कमलिनी मृदुल, मैं ही आहत मन चातक हूँ, मैं वंशी की तान मधुर, मैं ही बांसुरिया वादक हूँ। मैं शीतल जल की बूंद की, मैं ही उन्मादित पावक हूँ, लाख यत्न करने पर भी तुम नहीं तरलता पाओगी इस सूखी ठूंठ गंडेरी में। ये गंडेरी जो शब्द है, ये गन्ने के जो 2 अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनके बीच में जो जॉइंट होता है, जो गांठ होती है, उसको गंडेरी बोला जाता है। लाख यत्न करने पर भी तुम नहीं तरलता पाओगी इस सूखी ठूंठ गंडेरी में, सखी भला क्या खोज रही हो मेरी सांझ दोपहरी में। क्या बात है, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर उपमाएं हैं आपके इसमें, और जो शब्द हैं बहुत सुंदर। ये एक कविता, जब कभी टूट जाती है महिला, उदास हो जाती है महिला, उम्मीदें तार-तार हो जाती हैं, तो क्या कहती है एक महिला? लो बिखर पड़ी अश्रु तलियां, लो बिखर पड़ी अश्रु लड़ियां, जो
टूट गया मन का। वाह। मन का यानी कि हृदय का, मन का यानी कि मोती। मोती। लो बिखर पड़ी अश्रु लड़ियां, जो टूट गया मन का। मैं किलक उठी ना जाने क्यों, बदली की आकुल बोली से। भाव कली बिखरा दी पथ पर, चुन चुन कर ही झोली से। मन व्याकुल कर गया मेरा, वह बुरी तरह रोना घन का। लो बिखर पड़ी अश्रु लड़ियां, जो टूट गया मन का। तो आपकी कविताओं में एक तरह का मतलब एक ऐसा लगता है कि बहुत सारे मानकों को आपकी कविताएं पूरी कर रही हैं, जो तमाम विशेषण, तमाम जो होते हैं हिंदी कविता के जो मानक है ना, काफ़ी शुद्ध कविताएं उस तरह से आपने लिखी हैं, जिनको मतलब एक तरह से अतुकांत तो हैं, लेकिन बड़ी एक सुंदर सी लय भी उसमें मौजूद है। जी हाँ। एक ये कविता जो महिला हमेशा अपने आप को कमज़ोर उस लिहाज से महसूस करती है कि पुरुषों के लिए बड़ा आसान है कह पाना कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम हमें बहुत पसंद हो, लेकिन महिलाएं कैसे अपने प्रेम की स्वीकृति दें, उस पर आधारित है। अच्छा जी, जरूर। बड़ा आसान है बतलाना कि तुमको चाहते हैं हम, बड़ा मुश्किल ये समझाना कि हमको भी सराहो तुम। क्या बात है। सदा से मैं समर्पित तुमको तन मन करती आई हूँ, कभी तो नेह की कलियां मेरे पथ में बिछाना तुम। बड़ा आसान है बतलाना कि तुमको चाहते हैं हम, बड़ा मुश्किल ये कह पाना कि हमको भी सराहो तुम। नहीं केवल कली सुरभित, नहीं केवल कली सुरभित कि जिसको भ्रमर बनो भोगो। नहीं केवल कली सुरभित कि जिसको भ्रमर बनो भोगो, कभी तो बाल कौतूहल ले मेरे बाहों में आना तुम। बड़ा आसान है बतलाना कि तुमको चाहते हैं हम, बड़ा मुश्किल ये कह पाना कि हमको भी सराहो तुम। वाह, बहुत सुंदर और बड़ी सुंदर मंची कविता के अंदाज में ये है। बहुत सुंदर मैम। तो कितनी कविताएं अभी तक आप लिख चुकी हैं? मैडम कविताएं तो 50 से ऊपर हो गई होंगी। कुछ हाइकूज भी हैं, कुछ कविताएं भी हैं, कुछ मुक्तक भी मैंने लिखे हैं, लेकिन अलग अलग मंच पर मैं छपवाती भी रही हूँ। साहित्य कुंज के नाम से एक मंच है, अनुभूति हिंदी ऑनलाइन मैगजीन है, जिसमें मैंने सबसे पहले अपनी कविताएं छपवानी शुरू की थी। और अभी ये पाखुरियाँ के नाम से काव्य संग्रह आ ही चुका है, जो मैं आपको बता रही हूँ। और अधिकतर कविताएं जो हैं वो स्वांत सुखाए हैं, अपने लिए लिखती हूँ, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए लिखती हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए लिखती हूँ। लेकिन असर सब पे वो करती हैं। और तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कविताएं भी हम पढ़ें और साथ में आपके अनुभवों पर बात भी करें। तो मैम, जब आपने शुरुआत की मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाने की, तो प्राइवेट कॉलेज है और कई तरह के यंगस्टर्स आजकल हैं, तो डर भी था कुछ कि कैसे मतलब संभलेंगे कि नहीं संभलेंगे? जैसे होता है सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो चलो समझू लो, छोटे बच्चे हैं, लेकिन कॉलेज के बच्चे हैं तो। हाँ मैडम, शुरू में डर लगता था। सन 96 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, 96 ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के साथ साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर से, और वहाँ 60 बच्चों का ग्रुप हुआ करता था। बच्चा मैं कह रही हूँ, हालांकि उनके सामने बच्ची मैं ही लगती थी। तब 36 किलोग्राम का वजन हुआ करता था, और क्लास में ज़्यादातर चौधरीज थे। गाजियाबाद का सेंटर था, चौधरी लड़के थे, और 6 फीट 5.5 फीट एवरेज हाइट हुआ करती थी। तो क्लास में जब भी मैं एंटर करती थी और बच्चे खड़े होते थे रिस्पेक्ट में, तो घबराहट हो जाती थी और ज़ोर से मैं कहती थी बैठ जाओ। और जब भी मैं बोर्ड पर लिखना शुरू करती थी तो एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं लिख पाती थी, क्योंकि बोर्ड के मिड तक भी मेरा हाथ नहीं पहुंचता था। तो कभी कभी बच्चे मजाक में कहते थे, अरे कोई स्टूल लाओ रे, मैडम का हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो पहले सोचा नाराज हो जाऊं, फिर लगा कि बात तो सही कही है, तो मैं हंस जाती थी कि अगर आप में से कोई मेरी मदद करेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं आपको अपने नोट्स देती हूँ, आप लिखिए, मैं समझाऊंगी। और बच्चों ने इसको एक्सेप्ट किया। एक बच्चा था नीरज, जिसने मेरी मदद की और उसने कहा नहीं मैडम आप मुझे नोट्स दीजिए, आई विल राइट इट और आप फिर एक्सप्लेन करिएगा। तो फिर मुझे लगा कि शायद ट्रेडिशनल टीचर बन पाना मेरे बस की बात भी नहीं है,
तो मैंने एक ऐसा टीचर बनना पसंद किया जो कि मेंटोर है, गाइड करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन सख्ती नहीं करता है। बस बच्चों को एक ही लाइन बोलती हूँ मैं जब भी क्लास में जाती हूँ कि बेटा एक पारदर्शी लाइन है बीच में, उसका लिहाज आप रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, मैं रखूंगी तो मैं फायदे में रहूंगी। जी। बस उस ट्रांसपेरेंट लाइन को आप क्रॉस मत करिएगा। तो एक दोस्ताना व्यवहार आपका रहता है। हाँ, आज तक ईश्वर की कृपा से कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने कोई बदतमीजी की हो, या अगर बच्चा गलती से कुछ गलती कर भी जाता है तो खुद ही महसूस कर लेता है, आके माफ़ी मांग जाता है। मैं नाराज़ नहीं होती हूँ, दुख होता है, क्योंकि बच्चा अगर गलती करता है तो बड़ों की गलती होती है, बच्चे की गलती नहीं होती है। क्या बात है। तो कैसा रहा मैम आम्रपाली का एक्सपीरियंस जो आपका था 7 सालों का? 7 साल का एक्सपीरियंस मैडम बहुत अच्छा रहा। हल्द्वानी रीजन में सबसे पहला कॉलेज था जो मैंने ज्वाइन किया, और अभी जब मैंने ये पाल कॉलेज ज्वाइन किया तो यहाँ आकर नारायण पाल सर से भी इंटरेक्शन हुआ, निर्भय पाल जी से हुआ इंटरेक्शन। नारायण पाल सर थोड़ा सा सख्त हैं लेकिन बात 100% की बोलते हैं। क्या बात है जी। और निर्भय पाल सर तो मेरे से छोटे हैं उम्र में, लेकिन बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति लगे मुझे। और खुद से वो बोलते हैं कि जहाँ कहीं मदद की ज़रूरत है मैं मदद करने के लिए आगे हूँ, लेकिन जहाँ बात आती है ज्ञान विज्ञान की तो आप लोग मुझसे आगे हैं, आप मार्गदर्शन करें। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एम्प्लॉयर के एंड पर कि आपको इतना फ्री हैंड दिया है, आपको इतना प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उस लिहाज से मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिल्ली एनसीआर के जितने कॉलेजेस में मैं काम करके आई उसके मुकाबले में मुझे यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जी, क्या बात है मैम। कई सारे बैच आपने पास आउट कर चुके होंगे, वो बच्चे कभी आपको मिलते हैं? मैडम अक्सर मिलते हैं। जब मैं आम्रपाली में थी तब जयपुरिया के पढ़ाए हुए मेरे स्टूडेंट्स यहाँ आए थे मुझसे मिलने के लिए, आम्रपाली में मिलकर गए। और कैसा लगता है जब बहुत अच्छा महसूस होता है कि किस किस मुकाम पे वो पहुंचे हैं। मैडम सबसे अच्छी बात तो यही है, हम कहते हैं हमारे अपने बच्चे, बायोलॉजिकल चाइल्ड जो होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, 2 जोड़ी आंखें या 1 जोड़ी आंखों से हमारे लिए सपने देखते हैं, लेकिन 50 बच्चों को अगर मैंने एक बैच में पढ़ाया तो वो 50 जोड़ी आंखें मेरे लिए सपने देखती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचता है, और सबसे अच्छा लगता है जब मुकाम पे पहुंच के वो फ़ोन करके बताता है मैडम मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। क्या बात है। बहुत खूबसूरत बात आप कह रही हैं बच्चों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि कुछ कविताएं भी हम लोग पढ़ जी, ये एक छोटी सी श्रृंगार रस की रचना है जो कहती है, हंसी अपनी दबा ली थी, धड़क दिल की छुपा ली थी। क्या बात है। हंसी अपनी दबा ली थी, धड़क दिल की छुपा ली थी, नैन के द्वार थे उड़ के, खुशी मुश्किल संभाली थी। तुम्हारी आंख के जुगनू मचल के जगमगाए थे, तुम्हारी आंख के जुगनू मचल के जगमगाए थे, क्या थी शरारत दिल में जो तुम मुस्कुराए थे। क्या बात है। क्या थी शरारत दिल में जो तुम मुस्कुराए थे, न तो कजरा हंसा मेरा न बिंदिया मेरी मुस्काई, न तो कजरा हंसा मेरा न बिंदिया मेरी मुस्काई, न झुमके ने शरारत की न ही लट मैंने बिखराई, न झुमके ने शरारत की न ही लट मैंने बिखराई, तुहिन की बूंद माथे पर तुम्हारे क्यों छलक आई। क्या बहुत सुंदर रस छंद अलंकारों से भरी हुई कविता है आपकी, बहुत सुंदर। और उतने ही बढ़िया जो है वो अभिनय के साथ आपने इस कविता को गाया है। तो मुझे लगता है कि आप रंगमंच या फिर थिएटर से भी शायद जुड़ी रही हो। नहीं मैडम, मैं जुड़ी नहीं रही, लेकिन हाँ मेरा शौक रहा है। मैं इप्टा से जुड़ी रही हूँ अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर। हाँ, कुछ टाइम के लिए जुड़ी थी इप्टा से, और उसके बाद मौका मिला मुझे आम्रपाली में नुक्कड़ नाटक करवाने का। तो मैंने 2 टीम्स का नुक्कड़ नाटक भी करवाया है यहाँ पर। और इस तरह के जो भी विधा है, कला है, इनके बारे में जानने सीखने का मुझे बहुत शौक है जी। और अगर शायद टीचिंग में नहीं आती तो रंगमंच में ही जाती। क्या बात है। इतनी सारी चीजें होती हैं तो लगता है कि कहाँ आपको पैर रखें, किस दिशा में जाएं। जी, कुछ आप और कविता अपनी बोलना चाहें? विरह की कविता है। कैसे कहूँ नहीं चाहा मैंने तुमको कभी भुलाना, कैसे कहूँ नहीं चाहा मैंने तुमको कभी भुलाना, आशा और निराशा में भी याद मुझे तुम आए, आशा और निराशा में भी याद मुझे तुम आए, हुई दुखित कुछ भावनाएं,
हुई दुखित कुछ भावनाएं जब तुम कलियों संग मुस्काए। हाय भला क्यों नहीं ये लम्हे नेह भरे मैंने पाए। हाय भला क्यों नहीं ये लम्हे नेह भरे मैंने पाए। फिर सोचा और सोच के मैंने समझाया ये निज उर को। फिर सोचा और सोच के मैंने समझाया ये निज उर को। तुमको तुमसे दूर करूं मैं, तुमको तुमसे दूर करूं मैं, क्यों तुमको मजबूर करूं मैं। पर छलक पड़े अश्रु प्याले, पर छलक पड़े अश्रु प्याले, मुश्किल था इनको समझाना। कैसे कहूँ नहीं चाहा मैंने तुमको कभी भुलाना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम, आपने जिस दौर में पढ़ाई की है तो परिवार में जिस तरह की बंदिशें हुआ करती थी, उसके बरक्स आज की लड़कियों को आप देखती होंगी, कैसा लगता है कि बहुत क्या बड़ी छलांग लगा ली है महिलाओं ने आज़ादी के हवाले से अगर कहें? देखिए मैडम, मैं ये मानती हूँ कि आज की जो लड़कियां हैं थोड़ा सा दिग्भ्रमित हैं। हमारे समय में हमें सपोर्ट नहीं मिलता था फैमिली से। मैं एक ऐसे पुरानपंथी परिवार से आई हूँ जिस परिवार में लड़कियों का पैंट पहनना बुरा माना जाता था। एनसीसी की हमने चोरी छुपे, पेरेंट्स को पता नहीं था, भाई को पता नहीं था कि हम लोग एनसीसी ज्वाइन किए हुए हैं। सी सर्टिफिकेट किया, पुलिस में नहीं जा सकते थे क्योंकि ट्राउजर्स पहनना अलाउड नहीं था। उस समय अपॉर्चुनिटीज़ थी, नहीं अवेल कर पाए पारिवारिक बंदिश के चलते। आज की लड़कियों के साथ बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, लेकिन शायद फोकस उतना नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। और हमारे टाइम में पेरेंट्स कहा करते थे आदमी कमाएगा तुम घर चलाओगी। आज की मैं बहुत सी बच्चियों को सुनती हूँ कि अगर हम नौकरी करेंगे तो हमारा हस्बैंड क्या करेगा, जो कि मतलब बिल्कुल विपरीत मुझे लगता है। हम आए दिन हर नए बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पता चलता है कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, पढ़ने लिखने में। और आप मानेंगे नहीं मैडम कि एवरेज से ऊपर के बच्चे जो कि बिलो एवरेज भी नहीं है, पढ़ने में अच्छी बच्चियां हैं, उनका ये थॉट प्रोसेस है आज की तारीख में कि नहीं, हमें तो घर संभालना है, एंजॉय करना है। हाँ, घर संभालने में भी मुझे लगता है कि वो घर संभालने में वाली भूमिका के साथ नहीं संभालना है, कुछ दो चार नौकर चाकर मिल जाए। हाँ, वो चीज़ है कि सारी सुविधाएं हमारा हस्बैंड हमें जोड़ कर दे। और अच्छा, जो महिलाएं कर रही हैं, ये भी चीज़ मैंने नोटिस की है मैम कि शायद कहीं ना कहीं जो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई है उत्तराखंड में, मैंने देखा ज़्यादातर महिलाएं कार्यरत हैं और पुरुष का थोड़ा सा कम ही योगदान रहता है, चाहे वो पारिवारिक आय में हो या पारिवारिक कार्यकलापों में हो। तो ये भी एक चीज़ है कि खासकर उत्तराखंड की महिलाओं को जो मैं देखती हूँ, तो उत्तराखंड की लड़कियों के दिमाग में यही है कि वंस विल स्टार्ट वर्किंग तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ये बोझा आ जाएगा। इसको बोझा ना बनाया जाए, लेकिन हाँ ठीक है, अगर महिलाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, कुछ स्किल्स उन्होंने ली हैं, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर यूटिलाइज करें, चाहे वो अर्निंग के लिए ना करें, एनजीओ स्टार्ट करें, एनआरएलएम को सपोर्ट करें, कुछ इनोवेशंस को सपोर्ट करें, कुछ भी ऐसा काम करें। आप गरीब बच्चों की ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं, फ्री में पढ़ाइए आप, लेकिन अपनी स्किल को, अपनी शिक्षा को ज़ाया मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कई बार मैं देखती थी कि जो प्राइवेट इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जैसे 8 मार्च अगर सेलिब्रेट करना हो तो कई बार हम देखते हैं कि सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, फ्लावर डेकोरेशन। तो मुझे लगता था कि थोड़ा इससे शायद बाहर आना चाहिए हमें, कि इतना बड़ा टेक्निकल कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है तो, और हायर एजुकेशन में बहुत कम महिलाएं पहुँच पाती हैं, तो कुछ ऊंचा हम सोचें, एटलीस्ट हम कुछ महिलाओं की हिस्ट्री, संघर्ष पर कुछ बात करें, ऐसी नायिकाओं पर कुछ बात कर लें। हम क्यों वही किचन तक सीमित करने वाली सलाद डेकोरेशन पर ही सीमित रहें? नहीं मैडम, इसी थीम पर हमने काम किया था इस बार। और इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया अपने कॉलेज में, तो हमने एनआरएलएम के 2 टीम्स को बुलाया था, उनको हमने सम्मानित किया और उनकी पूरी स्टोरी जो है, वो पूरी स्टोरी उन्हीं की जुबान से हमने बच्चों को सुनवाई कि देखिए, अगर ये गांव की महिलाएं जो कि साक्षर भी नहीं हैं कुछ नया कर सकती हैं, अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकती हैं, तो तुम लोग तो
भाग्यशाली हो कि पढ़ रहे हो, बिल्कुल, तुम्हारे बिल्कुल। पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इफ दे कैन, यू कैन। जी। तो ये एक थॉट के साथ हमने बच्चों को मुझे मिलवाया। लगता है कि आपका विजन था तो आपने ये सब किया। जी, और ये मुझे विजन लगता है ये में, विजन थोड़ा मिसिंग है टेक्निकल कॉलेजेस में। थोड़ा हाँ, टेक्निकल पे ज्यादा फोकस है कि आप सोशल चीजों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। देखिए जैसे कल मैडम, ही हमारे विश्वविद्यालय में एक हाँ, बड़ा अच्छा लेक्चर हुआ कि हमारी जो सोशल कैपिटल है, जो मोरल कैपिटल है, वो बिल्कुल खत्म हो रही है और बिल्कुल हम कौशल तक केवल सीमित होते जा रहे हैं। हाँ, तो कौशल के साथ साथ आपको मौलिक जो मूल्य हैं, अपने नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों को तो रखना पड़ेगा मैडम। और सोशल भी हम लोग होना जब पड़ेगा। पढ़ते थे तो हमारा एक नैतिक शिक्षा का अलग से लेक्चर हुआ करता था। आज मजबूरी हो गई एआईसीटीई की कि ह्यूमन एथिक्स का एक कोर्स अलग से चलाना पड़ रहा है। जी, अच्छा क्यों? चला रखा है इस हाँ, तरह का। एआईसीटीई ने जी, ये जी। नया यूएचवी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का, प्रोफेशनल एथिक्स का एक कोर्स रन किया, जो एमबीए कोर्सेज में अभी जी, चल जी, भी रहा जी, है। जी, जी। तो ये कोर्स बनाना पड़ा और चलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम, जो हमारी एज के माँ बाप हैं, उन्होंने नैतिक शिक्षा पढ़ी है, थोड़ा बहुत नैतिक मूल्य दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, अगर उनको नैतिक मूल्यों का मतलब ही नहीं पता है, बिल्कुल। तो वो कैसे आगे आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे कि हमारी मूल प्रथाएं क्या हैं, हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारी बिल्कुल। भारतीय सभ्यता क्या है। बिल्कुल। मैम जो कोर्स होते हैं टेक्निकल कॉलेजेस के, वहाँ पर क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई पार्ट होता है, कोई चैप्टर होता है, कोई एज सेल तो होती है, विमेन सेल हाँ वहाँ हाँ पर? मैडम, हमारे यहाँ पर हर कॉलेज में, हर प्रोफेशनल कॉलेज में विमेन्स ग्रीवियंस सेल होती है एक, तो जो कि महिलाओं की किसी भी तरह की कोई शिकायतें हैं तो उनको टेक केयर करती है। उसके अलावा हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए भी विमेन ग्रीवियंस सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। विमेन ग्रीवियंस सेल का काम सिर्फ ग्रीवियंसेस को हैंडल करना नहीं होता है। विमेन ग्रीवियंस सेल महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी काम करती है, क्या बात है। और प्लस महिलाओं को साक्षर बनाने में, उनको साक्षरता जब हम बात कर रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली अवेयर कराने की बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में, क्या आपके डूज हैं, क्या आपके डोंट्स हैं, आपके हित में क्या क्या राइट्स हैं, क्या लॉज हैं, ये सारी जानकारी देने की जिम्मेदारी जो है विमेन्स ग्रीवियंस सेल की होती बिल्कुल। है। जी, बाकी सिलेबस का पार्ट वो अभी तक नहीं बना है। सिलेबस का पार्ट, जैसे बीएड में मुझे लगता है शायद एक कोई बुक है जेंडर जो अच्छा, कि हाँ, विमेन पर है। बीएड में है, हाँ। लेकिन हमारे सिलेबस में जो यूजी के सिलेबसेस हैं या पीजी के भी सिलेबस हैं, तो उसमें एग्जैक्टली ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। जी। थोड़ा बहुत आता है, तो जब हम लॉज पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा एंटी हैरेसमेंट लॉ वगैरह पढ़ाया जाता जी, है, बट जी। लेकिन एज सच कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है जेंडर जी, डिस्क्रिमिनेशन से जी, जी, रिलेटेड। जी। मुझे लगता है कि जैसे महिला सशक्तिकरण केवल समूह बना के इस तरह से नहीं होगा, हमारी सोच में परिवर्तन करके भी होगा। सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और जी। सोच, छोटे लेवल की सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, बड़े लेवल पे सोच बदलनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो मैं सरकारी विभाग की बात नहीं करती हूँ, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करती हूँ, तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड में जितने भी, खासकर अभी हम हल्द्वानी में बैठे हैं, हल्द्वानी के कॉलेजेस की भी अगर बात करें, तो आप सीनियर पोजीशन पर किसी महिला को नहीं पाएंगे। यहाँ सीनियर हमारे पोजीशन पर बिल्कुल। सब पुरुष प्रधान बिल्कुल, पद हैं। बिल्कुल। इसका अपवाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो रजिस्ट्रार हैं, कुल सचिव हैं, कुल सचिव का पद बहुत ही मतलब बहुत रेयर मिलता है महिलाओं जी। को। तो मुझे लगता है शायद पहली हमारी महिला कुल सचिव हैं जो महिला है वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है और जी। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं मानूंगी। हाँ, कि लेकिन अपवाद ही हैं। हाँ, अपवाद है, लेकिन ये अपवाद क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन करना नहीं छोड़ रहे हैं जेंडर बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जरूरी है मैडम। बिल्कुल। जब तक आप समाज में इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता हुआ दिखाएंगे नहीं, तब तक बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। और वो सोच से होगा, सोच से घर होगा। के अंदर बदलनी चाहिए सोच, रसोई में काम बंटना चाहिए, घर में बंटना चाहिए जी, और हर जगह होनी चाहिए बराबरी। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कह रही हैं आप। तो बहुत सारी बातें दीपिका जी हो गई, मुझे लग रहा है काफी वक्त हो गया है जी। ना, हमारी सीमाओं से बाहर वक्त चले गया है। तो चलते चलते कोई और कविता आपकी हो तो। एक छोटी सी कविता जी, फिर हाइकू। से। जी, हाइकू अभी नहीं है। जी, जी। मैं ये कविता फिर से एक अफसोस के लिए है। हिय प्रांगण वीरान न होता, हिय प्रांगण वीरान न होता, पीड़ा का मुझे भान न होता। हिय प्रांगण वीरान न होता, पीड़ा का मुझे भान न होता,
कल्पनाओं को पंख न लगते, अभिव्यक्ति उन्मान न होता। मैंने कोशिश की है यहाँ पर उर्दू और हिंदी की ब्लेंडिंग करने की। जी। उन्मान का मतलब होता है एक्सप्रेशन, परिलक्षित होना। जी। कल्पनाओं को पंख न लगते, अभिव्यक्ति उन्मान न होता, नैनों से काजल ना बहता, स्वप्न कोई पलकों पे रहता। वाह। नैनों से काजल ना बहता, स्वप्न कोई पलकों पे रहता, ना टूटी मन तारें होती, ना यूं नित तकरारें होती। ना टूटी मन तारें होती, ना यूं नित तकरारें होती, मुस्काने को मुझ पाथर के। देखिए, महिला को मैं यहाँ एक पत्थर का रूप दे रही हूँ, क्योंकि पत्थरों को मुस्कुराने की इजाजत नहीं होती और महिलाओं को भी मुस्कुराने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। मुस्काने को मुझ पाथर के, होंठ अगर ये हिले न होते, फूल अधूरी आशाओं के, ये प्रांगण पर खिले न होते, काश हमें तुम मिले न होते, काश हमें तुम मिले न होते। बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर। मैं एक छोटी सी 2 पंक्तियों की कविता सुनाऊंगी, 2 या 4 पंक्तियां होंगी, जिसमें मैं आज भी मानती हूँ कि बहुत सी महिलाएं इसी सोच को अपने मन में रखती हैं, आज भी मानती हैं कि हम वही महिलाएं हैं। बेड़ियां विश्वास की पैरों में मेरे बंध रही, रूढ़ियों ने मुस्कुराते होंठ मेरे सी दिए। बेड़ियां विश्वास की पैरों में मेरे बंध रही, रूढ़ियों ने मुस्कुराते होंठ मेरे सी दिए। जग के कटु वचनों ने जब भी था मुझको दुत्कारा, जग के कटु वचनों ने जब भी था मुझको दुत्कारा, अश्रुधार अविरल नयनों में ले तकिए संग पड़ी रही। अश्रुधार अविरल नयनों में ले तकिए संग पड़ी रही, स्त्रीत्व का पर्याय बन नतमस्तक हूँ मैं खड़ी रही। स्त्रीत्व का पर्याय बन नतमस्तक हूँ मैं खड़ी रही। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तमाम सारी जिम्मेदारियों की जो गठरी जो हमारे सर पे लाद दी जाती है, वो विश्वास एक जो जताया जाता है जी, तो हम बद तो जाते ही हैं। तो बहुत सुंदर बातचीत आपके साथ रही, बहुत जीवट व्यक्तित्व है आपका, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स को भी आज की बातचीत की कविताएं पसंद आई होंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमारे लिसनर्स के साथ साझा करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं चाहूँगी कि आपका चैनल दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करे जी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी, थैंक यू। मैम हमारे चैनल्स का तरक्की करने का जो सीक्रेट्स है वो यही है कि तमाम सारे समुदाय यहाँ पर आए, वो खुद आरजे की भूमिका अदा करें, वो अपना रेडियो समझें। इसी में मुझे लगता है कि सामुदायिक रेडियो की तरक्की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए। हाँ, जरूर जरूर, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आए जी और सहभागिता करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।